हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नो एग्ज़ाम्स। आज हम ये जो कोर्स है हमारा BSOC 134 मेथड्स ऑफ सोशोलॉजिकल इंक्वायरी, जिसका एग्ज़ाम आपका गाइस 13 जून को है, इसके क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूँगी मैं। एंड आज कल का दिन है, लाइक संडे है आपके पास, अभी मंडे। 2 दिन में ना मैं आपका ये पूरा कंप्लीट करवा दूँगी, जितना मुझसे हो सकेगा मैक्स टू मैक्स। देखिए, आप फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ थ्योरी। ये जो क्वेश्चन था ये आपका यूनिट 2 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रही आपकी यूनिट 2 और इसमें ये दोनों क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दे रखे हैं आपके लिए। फर्स्ट वन इज़ व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ थ्योरी। अगर आपके पास में बुक है तो आप पेज नंबर निकाल लीजिए, पेज नंबर 24 और 25 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। और अगर बुक नहीं है तो भी आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। जो जो पॉइंट्स मैं इसमें मार्क कर दूं, उन क्वेश्चंस, उन पॉइंट्स को आप लिख लीजिएगा कि जिससे आपका आंसर कंप्लीट हो जाए। सो देखिए, थ्योरी एक ना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी रिसर्च के अंदर, या फिर रिसर्च से रिलेटेड आप कुछ भी ऐसा करते हैं तो थ्योरी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बेसिकली जो थ्योरी है ना, आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि थ्योरी होती क्या है। जैसे कि आप पढ़ते भी हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल पढ़ते हैं हम लोग, तो वहीं से ये वर्ड डिराइव है। लेकिन गाइस, जब इसको आपको अपनी वर्ड्स में लिखने को आंसर आएगा ना, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो जाए कि हम थ्योरी की क्या डेफिनेशन दें, क्या डेफिनेशन नहीं दें। सो यही चीज़ें यहाँ पे बता रखी है कि थ्योरी है क्या, एक सिस्टम है किस चीज़ का, इस तरीके से चीज़ों को इंटरकनेक्ट करना, मीन्स कि आपस में चीज़ों को जोड़ना और फिर उसके बाद में उनको कंप्रेस करके या फिर एक नॉलेज को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना कि आपको एक पूरा कंक्लूजन मिल जाए। तो उस चीज़ को आप क्या कहते हैं, एक सोशल थ्योरी से उसको डिफाइन किया गया है। सो सोशल थ्योरी इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड आइडियाज़। जो भी आइडियाज़ आपको डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ किसी चीज़ से रिलेटेड आए या सोशल वर्ल्ड से रिलेटेड जो जो चीज़ें आपने पढ़ी, उन सबको आपने इंटरकनेक्टेड कर दिया, आपस में एक दूसरे से जोड़ दिया। दैट compresses एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज अबाउट द सोशल वर्ल्ड। अब जैसे ना हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज़ की अलग अलग डेफिनेशंस आपको देखने को मिलेंगी। एक कोई भी डेफिनेशन यहाँ पे एज सच फिक्स नहीं है, लेकिन ये बताया गया है कि जो सोशल थ्योरीज होती हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। जब हम उनको लेमैन्स की जो थ्योरी है ना, लेमैन की जो थ्योरी है, उससे अगर हम रिलेट करें, मीन्स कि जैसे हमारी जो कॉमन लैंग्वेज में थ्योरीज होती हैं उसके कंपैरिजन में जो सोशल थ्योरीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। जस्ट बिकॉज अगर हम लेमैन की थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें क्या है कि आप एक नॉर्मल पर्पस पे, मीन्स कि इंडिविजुअल के लेवल पे किसी चीज़ को जज कर सकते हैं। बट गाइस, जब बात आती है सोशल लेवल पे बात करने की, किसी चीज़ की जजमेंट की, तो सोशल लेवल पे ही होता है। डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं, जिसको इंटरकनेक्ट करके हमें एक पर्टिकुलर आइडिया देना पड़ता है, जिसकी वजह से जो सोशल थ्योरीज होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। अब जो थ्योरी होती है उसमें काफ़ी हद तक जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो इस वजह से जो कन्फ्यूजन है या जो हाइपोथेसिस हैं, ये सब चीज़ें ना काफ़ी हद तक उसमें आपको देखने को मिलती हैं। और जैसे ही आपको, मान लीजिए आपने कोई फैक्ट रखा, कोई बात रखी, उसके लिए अगर आप प्रूफ दे देते हैं तो उस टाइम पे जो थ्योरी होती है वो क्या बन जाती है, फैक्ट बन जाती है। मीन्स कि एक सोशल एविडेंस आपने दे दिया या फिर उस चीज़ को आप अपनी बातों से जस्टिफाई कर पाए या फैक्ट्स वगैरह आप रख पाए, तो ये चीज़ें आपकी इसमें आप पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा। इसके अलावा थ्योरी जो है ना वो सर्व करती है इन ऑर्डर टू गिव एंड मीनिंग ऑफ फैक्ट्स। अब जो फैक्ट्स होते हैं उनको ऑर्डर किया जाता है, मीन्स कि मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया कि जो थ्योरीज है ना, जब इसको प्रूफ के साथ में एक्सप्लेन किया जाता है तो उस टाइम पे थ्योरी फैक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। फैक्ट जो है वो हेल्प करते हैं थ्योरीज को बिल्ड करने में, और जो थ्योरीज हैं उनको एनालाइज किया जाता है लॉजिकली वे में, रिलेशनशिप में, मीन्स की चीज़ों को आपस में इंटरकनेक्ट करके। यूं ही नहीं है कि आप कोई भी बात आपने बोल दी, जैसे सपोज आप इसको एक कॉमन एग्जाम्पल से समझिए, लाइक आपने ना कोई स्टेटमेंट बोल दी, तो वो एक स्टेटमेंट है अनलेस एंड अनटिल आप उसमें कुछ थीसिस या कुछ फैक्ट्स के साथ में उस बात को नहीं रखते, उसके बाद में वो थ्योरी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि आपने जूनियर क्लासेस से जो स्कूल में 12th तक आप पढ़े होंगे, तो उसमें आपने ना बहुत सारी चीज़ें कुछ स्टेटमेंट्स की फॉर्म में पढ़ी होंगी और बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी होंगी और बहुत सारे लॉज पढ़े होंगे। जब आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट लॉज फैक्ट के साथ में मिल जाते हैं तो वो क्या है, एक पर्टिकुलर थ्योरी दे देते हैं। थ्योरी का मतलब है कि एक कॉन्क्लूजन आपको मिल गया जिससे रिलेटेड आप
उस सेंस में मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ क्या मैं बोलूँ यहाँ पे, लेकिन थ्योरी का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे आपने उससे रिलेटेड फिर जो भी कंसेप्ट हो तो वो आप डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ इसके अंडर आती है। इस बात को ना मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जैसे कि किसी भी चीज़ की थ्योरी, किसी भी साइंटिफिक लॉ की थ्योरी जिसमें हमने पढ़ा, जिसको लॉ में पढ़ा, जिसके पूरे फैक्ट के साथ में हमने पढ़ा, तो हम एक चीज़ का ना आइडिया लगा लेते हैं कि बाकी की भी जो चीज़ें होंगी वो उसी से रिलेटेड होंगी या कुछ ऐसे टाइप का सेम कॉमन कंसेप्ट होगा तो उसमें सेम चीज़ें परफॉर्म करी जाएंगी। इसके बाद में देखिए जितनी भी रिसर्च होती हैं वो सब में कोई ना कोई थ्योरी इन्वॉल्व होती है। और जो थ्योरी है ना गाइज, उसको पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं कि आप कैसे डिफाइन करेंगे कि ये थ्योरी है, या उसके क्या बिल्डिंग्स हो सकते हैं, किस किस एलिमेंट्स के बेसिस पे आप उसको जज करेंगे। तो यहाँ पे कुछ बेसिक एलिमेंट्स दे रखे हैं जो थ्योरी को बिल्ड करते हैं। उसमें फर्स्ट वन इज कंसेप्ट, सेकेंड वन इज वेरिएबल एंड थर्ड वन इज स्टेटमेंट और फोर्थ वन इज फॉर्मेट। तो ये चार जो एलिमेंट्स हैं थ्योरी के, अगर आपको इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं भी आती, नो वरीज, बट ये चारों को कंसेप्ट्स को याद रखिएगा। बेसिक जो एलिमेंट्स थ्योरी के दे रखे हैं जैसे कंसेप्ट, वेरिएबल, स्टेटमेंट और फॉर्मेट। अब इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें आती हैं। जैसे पहली बात करें हम कंसेप्ट की, तो थ्योरीज जो होती हैं वो कंसेप्ट से ही बिल्ड होती हैं। कंसेप्ट का मतलब क्या है, जो फिनोमिना होता है। फिनोमिना मीन्स कि जैसे प्रोसेसिंग हो गई। अब इसमें क्या है, बहुत सारी डेफिनेशंस आपको कंसेप्ट की भी दे रखी हैं। बस आप इस चीज़ को याद रख लेना कि कंसेप्ट ना एक फिनोमिना को डिनोट करता है, और फिनोमिना का अगर नॉर्मल मतलब देखें तो वो होता है हमारा प्रोसेस। जैसे किसी भी काम को आपने किया तो उसके लिए ना कुछ प्रोसेसेस होते हैं, कुछ चीज़ें आपको स्टार्ट करनी पड़ती हैं। तो ये चीज़ें हैं। कंसेप्ट जो होते हैं वो हेल्प करते हैं फीचर्स को आइसोलेट करने में, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, या फिर यू कैन से कि जो कंसेप्ट होते हैं ना वो डेफिनेशन से ही स्ट्रक्चर्ड करे जाते हैं। डेफिनेशन क्या होती है, किसी चीज़ को विजुअलाइज, फिनोमिना जो होता है, विजुअलाइज का मतलब हो गया कि आपने कोई चीज़ को देखा, समझा, परखा, उसके बाद में आपने एक डेफिनेशन दी उस चीज़ से, और उस डेफिनेशन से आपने एक कंसेप्ट क्रिएट किया, और कंसेप्ट से आता है आपका थ्योरी। तो ये चीज़ें आपको आपस में रिलेट करनी है जिससे कि आपको आंसर में लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि यहाँ पे सोशोलॉजी में अगर बात करें, जैसे साइंस में क्या होता है, कुछ सिंबल्स होते हैं जिनको हम थ्योरीज या कंसेप्ट में काउंट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे एक सिंबल बनाया, अगर आप साइंस स्टूडेंट रहे हैं या आपने अभी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कभी साइंस पढ़ी हो तो आपको पता होगा ये ओम का सिंबल है। अब जैसे ये सिंबल है ना, इससे एक अपने आप में एक कंसेप्ट निकल के आया, दैट इज ओम। ओम फिर आपने पढ़ा तो आपको रेजिस्टेंस दिमाग में आया। तो ऐसे क्या होता है, चीज़ें आपस में रिलेट करती हुई चली जाती हैं। लेकिन ये चीज़ें साइंस में हो सकती हैं कि आपने सिंबल से कोई थ्योरी को कनेक्ट कर लिया या कोई कंसेप्ट को क्रिएट कर लिया, बट सोशियोलॉजी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये चीज़ें आपके सोशल वर्ल्ड से कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या है, जब कंसेप्ट होता है किसी भी साइंटिफिक थ्योरी का, तो उसको ना हम वेरिएबल के फीचर्स में या वेरिएबल की फॉर्म में उसको क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। अगर फिजिकल साइंस की बात करें तो जो वेरिएबल है वो फिजिकली मैनिपुलेट किया जाता है, किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स को आप डिफाइन कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट जो फीचर आता है वेरिएबल का वो क्या है कि कोई भी जो रिफ्लेक्टिंग वेरिएशन है उसको कैपेबल बनाना है। जैसे कि ये ना जो वेरिएबल वाला कंसेप्ट है ये आपका पॉपुलेशन के लेवल पे होगा, कोई भी पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट या इंडिविजुअल के लेवल पे नहीं होगा। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको सोशल साइंस में रेफर किया जा सकता है वेरिएबल्स में। जैसे कि आप डिफरेंट लेवल्स पे देख सकते हैं अमाउंट और स्ट्रेंथ, जो डिफरेंट सैंपल्स आपने दिए या जो एग्रीगेट ग्रुप्स आपने क्रिएट किए, तो उसमें ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट एंड फॉर्मेट। अब ये जो कंसेप्ट ऑफ थ्योरी है ना, ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा इनका रिलेशन होता है। स्टेटमेंट का मतलब हो गया जहाँ पे इवेंट्स को आपने डिफाइन किया, पर्टिकुलर इवेंट को आप रिप्रेजेंट करते हुए जा रहे हैं, चीज़ों को आपस में इंटर रिलेट करके, और सेम टाइम पे आप उसका इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, या फिर आप ये चीज़ जजमेंट दे रहे हैं कि नहीं ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए थी, या जो ये इवेंट हुआ इसको इस तरीके से किया जा सकता था। तो दोनों ही चीज़ों को जब आपस में रिलेट कर देते हैं तो ये चीज़ें आपकी स्टेटमेंट एंड फॉर्मेट के अंदर आती हैं। एक बार एक काम करिएगा, इसको वीडियो को पॉज करके एक बार इसको जस्ट नॉर्मल रीड कर लीजिएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट हाँ आप आंसर आराम से लिख पाएंगे अगर आप थोड़ा भी इसको पढ़कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज थ्योरी डिफर फ्रॉम आइडियोलॉजी एंड व्हाट इज इट्स फोकस।
क्वेश्चन क्या है देखिए, जैसे यहाँ पे थ्योरी को आपने डिफाइन किया 3 बेसिक एलिमेंट्स के बेसिस पे, कंसेप्ट, वेरिएबल, स्टेटमेंट, ऐसे आपने इसको डिफाइन किया फॉर्मेट। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो थ्योरी है ना वो आइडियोलॉजी से, जो आइडियोलॉजी होती है उससे किस तरीके से डिफरेंट है और इसका फोकस क्या होता है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। देखिए ये पैराग्राफ है आपका, थ्योरी एंड आइडियोलॉजी। अब यहाँ पे आपको इसको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि जो ये दोनों वर्ड्स है ना ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, लेकिन फिर भी इनका जो मीनिंग है ना वो काफ़ी हद तक समझना बहुत ज़रूरी है। दोनों में 2 सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत एक जैसे दिखते हैं, लेकिन फिर भी इनका जो अजेप्शन है, जो सोशल वर्ल्ड में जो इनका मीनिंग है, उसको आपको उसके ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे देखिए जो आइडियोलॉजी है ना वो एक क्वासी थ्योरी है, जिसका मतलब जहाँ पे जो क्रिटिकल फीचर्स हैं जिसको एक ट्रू साइंटिफिक थ्योरी से एक्सप्लेन किया जा सकता है, उस चीज़ की लाइकनेस कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। इसके अलावा जो आइडियोलॉजी है इसके अंदर स्ट्रॉन्ग और जो अनक्वेश्चन अजप्शंस होती हैं वो डेफिनेटली होती हैं। जैसे कि ऐसे कोई स्टेटमेंट है या कोई ऐसी बात है जिसके ऊपर जल्दी से क्वेश्चन पुट नहीं किया जा सकता, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे कुछ क्रिटिकल फीचर्स आप नहीं बता पाए, तो इस वजह से आइडियोलॉजी में ये चीज़ें आती हैं। और ये एक सिस्टम ऑफ बिलीफ होता है जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस होते हैं, जहाँ पे सर्कुलर रीजनिंग को इन्वॉल्व किया जाए, तो ये सब पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा जो आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं उनको टेस्ट करना या कॉन्फ्रेंट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है जो अपोजिंग एविडेंस होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई थ्योरी दी, आपने कोई बात बताई, आपका जो एविडेंस है वो आपकी उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है और वो अपोज में है आपके, तो उस टाइम पे आप आइडियोलॉजी में नहीं बता सकते। सो बेसिकली आइडियोलॉजी क्या हो गया कि यहाँ पे आप चीज़ों को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई पर्टिकुलर फैक्ट या सोशल थ्योरी नहीं है, बस आपने रैंडमली किसी भी तरीके से उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब ये जो डिफरेंस है ना आइडियोलॉजी और थ्योरी की, इम्पॉर्टेंट ये है कि जो इनका इम्प्लीकेशंस है ना इंडिविजुअल लेवल पे वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब जो रिसर्चर्स होते हैं ना वो आइडियोलॉजी को तो शो कर सकते हैं उसके फॉलोअर्स को, लेकिन थ्योरीज उनको काफ़ी हद तक ना नहीं एक्सप्रेस कर पाते, कई बार उस चीज़ में वो गलत हो जाते हैं। थ्योरीज को उनको टेस्ट करने के लिए कुछ एम्पेरिकल एविडेंसेस की ज़रूरत होती है, कुछ जो रेलेवेंट एविडेंस होते हैं जो कि सपोर्ट और थ्योरी के अपोज दोनों ही तरीके से, मीन्स कि जैसे हर चीज़ के बून और बेन होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड, तो जब थ्योरी देते हैं ना तो उस टाइम पे उनको वो दोनों चीज़ों को देखना पड़ता है। इवन जो थ्योरीज है ना वो ग्रो हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं हायर लेवल के ऊपर, और जो थ्योरीज होती हैं वो सारे के सारे आंसर्स को क्लेम नहीं कर सकती। तो ये सब पॉइंट्स आप अपने थ्योरी और आइडियोलॉजी में लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज रिसर्च डिस्कस। ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिसर्च डिस्कस। ये भी क्वेश्चन आपको यूनिट 2 में ही मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे रिसर्च क्या है। रिसर्च को ना डिफरेंट मैनर्स में समझा जा सकता है। इसके बहुत सारे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बहुत सारे लॉजिकल अप्रोच होती हैं, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन तरीके होते हैं कि आप इसके बारे में जान पाएँ टू मोर अबाउट समथिंग, कि थोड़ा बहुत भी अगर आप इसके बारे में जानने का ट्राई करेंगे तो आपके पास में डेली की डे टू डे लाइफ की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशंस होती हैं, तो वो चीज़ें आपकी रिसर्च से रिलेट करी जा सकती हैं। अब यहाँ पे रिसर्च क्या है, एक सिस्टमैटिक कंट्रोल और इम्पेरिकल और क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन होती है किसी भी हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन की। लेकिन जो रिसर्च है ना वो एक प्रोसीजरल होती है। ये आपको ध्यान में रखना है कि रिसर्च जो है ना क्या है, एक सिस्टमैटिक कंट्रोल इम्पेरिकल तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये इसमें कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो कि डिमॉन्स्ट्रेबल फैक्ट्स को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन का आंसर करना है, तो उसके लिए ना आप कुछ रेजोल्यूशंस निकालते हैं। कुछ पहले तो आपको प्रॉब्लम बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि आपके पास में क्या दिक्कत है, फिर उसके बाद में आप उसके ऊपर बेसिक एनालिसिस करते हैं या बेसिक रिसर्च करते हैं, उसके बाद में कंक्लूजन निकाल के आप थ्योरी देते हैं। अब जैसे कि जो हमारे पास रिसर्च है ना इसके बहुत सारे स्पेसिफिक टाइप्स होते हैं और जो मेनली हमारे पास ना 3 टाइप्स ऑफ रिसर्च आते हैं। फर्स्ट वन इज़ इवैल्यूएशन, किसी चीज़ को इवैल्यूएट करना, किसी चीज़ के बारे में जानना पहचानना, वो चीज़ हो गई इवैल्यूएशन। फिर आता है एक्शन और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट।
जैसे कि आपने कोई चीज़ सोची, उसके बाद में आपने उसके लिए एक्शन लिया और फिर आप ये चीज़ देख रहे हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए आप कोई डिसीजन लेते हैं, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स और पॉजिटिव साइड्स हो सकते हैं, तो वो सब चीज़ें आप अपने देखते हैं। ये चीज़ें आती हैं आपकी टाइप्स ऑफ रिसर्च में। तो यहाँ पे 3 मेन प्रोसेस है। फर्स्ट वन इज़ इवैल्यूएशन रिसर्च एंड सेकेंड वन इज़ एक्शन रिसर्च और थर्ड वन इज़ सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिसर्च। गाइज ये ना मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ कि आप आंसर में ये पॉइंट्स को ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि अभी टाइम कम है और मैंने बहुत लेट इसको पढ़ाना स्टार्ट किया है, इस वजह से मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। बाकी आप वीडियो को पॉज करके एक बार आप रीड कर लीजिएगा, जिससे कि आपको एग्जाम में आंसर लिखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यूनिट 3 और यूनिट 5 के क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दूंगी और नेक्स्ट वीडियो ना मैं इससे थोड़ी बड़ी रिकॉर्ड करूंगी, जिससे कि आपको टाइम से पहले आपके एग्ज़ाम तक ये चीज़ें काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।